वेलकम एवरीवन टू रियल टॉक विद रीना और मैं हूँ आज रीना विद अ ब्यूटीफुल कपल who has a big journey to tell. So, welcome to the show, Pramila and Yogesh ji, and thank you so much for coming up and bringing up your story in front of others. So, आप लोग कब आए थे ऑस्ट्रेलिया? 2009 में 2009 में. Okay, so you came after getting married या यहाँ आके शादी की थी? नहीं, हम शादी कर चुके थे. हमारी Okay. 2008 में शादी हुई थी. Okay, all right. So जब यहाँ आए you came as a student या कैसे? हाँ बिल्कुल, as a student. As a student, okay, all right. And then one would be on a spouse visa, I guess, है ना? जी, बिल्कुल. That's correct, okay. So जब आप यहाँ आए कैसी life थी? You know, do you have a child? Yes, but हम ना due to some situation हमारी पहले ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी. Okay, तो married हम life. दोनों अलग अलग ही आए थे यहाँ अच्छा, पे. आप दोनों शादी के बाद अलग आए थे? हाँ, शादी हो चुकी थी, बच्चा भी था, पर सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि हमारे वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी. Okay. तो फिर मुझे जो मेरा बेटा है दक्ष, तो वो 3-4 मंथ्स का था. फिर मैं अपने पेरेंट्स के पास छोड़ कर आई थी यहाँ पे, और मैं अकेले आई थी और ये अकेले आए थे. तो आप दोनों फिर दोनों स्टूडेंट वीजा पे आए थे? नहीं, ये स्पाउस पे ही थे. अच्छा. वीजा तो लगा हुआ था ना. वीजा अच्छा, था, but वीजा लेकिन करते हैं. अलग अलग आए. अलग अलग ट्रैवल अलग अच्छा, आए थे. okay. तो मतलब मैंने इनको बताया भी नहीं कि मैं आ रही हूँ. मतलब हमारी बातचीत भी बंद हो चुकी थी. फिर तो जब मैं आई फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि भाई मैं आ गई हूँ. तो फिर इन्होंने कहा अच्छा तुम पहुँच गई हो. तो इन्होंने ना मुझे बताया नहीं था कि ये भी आ रहे हैं. अच्छा. तो मैं आई थी आई थिंक 25th ऑफ आई थिंक 12-13 जुलाई को आई थी. तो इनका बर्थडे मेरा होता है 29 जुलाई को बर्थडे होता है. तो इन्होंने ना मुझे सरप्राइज़ देने की कोशिश की कि इन्होंने कहा अच्छा तुम अपना कहाँ रहती हो. मैंने कहा मैं नहीं बताऊँगी मैं कहाँ रहती हूँ. तो कहते हैं अच्छा ठीक है. तो ये फ़ोन मुझे कर रहे हैं, लेकिन 9 नंबर से आ रहा था, अपने फ्रेंड के नंबर से कर रहे थे. तो मैंने कहा ये 9 नंबर से कौन कर रहा है फ़ोन. तो फिर मुझे फ़ोन आ रहा है. मैंने कहा मुझे नहीं पता. मैंने इनको रॉन्ग स्ट्रीट रॉन्ग एड्रेस बता दिया. अच्छा. तो काफ़ी देर तक ये मुझे ढूंढने के बाद कहते हैं यार मैं ऑस्ट्रेलिया आ चुका हूँ, तुम कहाँ पे हो. तो मैंने कहा कि ओके तुम यहाँ पे हो. कहते हैं हाँ मैं तुम्हें सरप्राइज़ दे रहा हूँ. तो पता ही आपको स्टार्टिंग में हम लोग शेयरिंग में रहते हैं, मैं अकेली आई थी. हाँ. तो मैंने कहा कि अच्छा तो ठीक है. ये भी फिर आगे फिर हम दोनों ने मतलब इंडिया तो हमारी लड़ाई हुई थी, हम अलग हो चुके थे. तो फिर यहाँ आके हम फिर से एक साथ रहने लगे. तो फिर तुम भी बताओ कुछ अपने शेयर करना चाहते हो. हाँ, हम इकट्ठे रहने लग गए. हमारा बच्चा पर इंडिया में ही था. अच्छा. ये उसे छोड़कर आ गई थी ना. Okay. मैंने उसको बोला भाई इकट्ठे रहना है. हाँ, इकट्ठे रहना तो पहले बच्चे को लेके आओ फिर इकट्ठे रहना. ऐसा कुछ नहीं, ये रह रहे थे, ऐसा इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था. आई नीड टू करेक्ट हियर. फिर बाद में इसने बच्चे को लाई तो नहीं, ऐसा हुआ था कि उसका पहली बात तो जब हम सेपरेट हुए थे, मतलब ऐसा था नहीं कि हम एक साथ होएंगे, इकट्ठे होएंगे. बहुत सिचुएशन वर्स थी. तो हाँ मतलब कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट हार्ट तो रहता ही है ना. जब हम किसी से शादी करते हैं, प्यार होता है, तो ऐसे तो शादी नहीं होती है. तो वो फीलिंग तो होती है. तो जब उस समय बेटे का पासपोर्ट भी नहीं बना था, उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ इनके साथ भी अटैच थी, क्योंकि उसका राशन कार्ड बनाना, बहुत सारी चीज़ें हैं. क्योंकि जब शादी रहती तो वो सारी कहीं ना कहीं वो फादर का नाम और ये सारी चीज़ें अटैच थी, इतनी आसानी से बन नहीं सकती थी, उसमें टाइम लगना था. और मुझे ट्रैवल करना भी था, और मुझे था कि लगता अब कुछ हो नहीं सकता हमारी शादी में. और मतलब अगर मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बच्चे की, अगर मैं अलग हो जाती हूँ तो मेरे पास सिचुएशन ऐसी कि मैं क्या करूँगी. इंडिया में रहूँ, मैं वैसे टीचर थी, लेकिन मैंने रिज़ाइन कर दिया था. मैं दिल्ली आ गई पंजाब से. पापा आर्मी में थे तो उनकी ट्रांसफ़र हुई थी. तो ये पंजाब में थे, कपूरथला में. तो मैं उधर शिफ्ट हो गई थी पेरेंट्स के साथ. तो बच्चा उस समय 13 डेज़ का था. तो सिचुएशन ऐसी हो गई. तो कोशिश की थी जैसे फैमिलीज़ वगैरह ने, बट ऐसी बनी नहीं कोशिश, ऐसे लगी नहीं कि बहुत अच्छी उम्दा कोशिश हुई है.
फिर उसके बाद जब यहाँ आए तो जब हम इकट्ठे हुए तो फिर हमने कहा कि जब हमने इकट्ठे रहना ही है तो फिर हम दोनों की, फिर हमारा बच्चा भी आना चाहिए ना। तो फिर हम लोगों ने फिर ऑब्वियसली उसके प्रोसेसिंग जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं पासपोर्ट के, तो उसके लिए फिर जब हमने इकट्ठे रहना शुरू किया तो हमने उसकी प्रोसेसिंग शुरू की डॉक्यूमेंट्स की। फिर 2009 में हम आए थे, 2011 में फिर उसके सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी हुए, फिर उसको मैं लेने गई थी। Okay, all right. So then when the child came together, फिर आप दोनों फिर एक साथ रहे? फिर तो हमने एक साथ रहना शुरू कर दिया Okay, 2011 में। okay. फिर ऐसा हुआ था कि ये उन दिनों सिचुएशन तो ऐसी होती है स्टूडेंट वीज़ा पे कि आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वर्क होना चाहिए, फिर बच्चा भी आ गया। मतलब हम लोगों को ऐसे फाइनेंशियली तो खैर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, दोनों के पास काम होता था, भगवान की कृपा से पैसे की वजह से कभी हम लोगों में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। जो प्रॉब्लम होती है वो कुछ अपने आपसी रिश्तों की वजह से होती है। उन दिनों ये भी अच्छे खासे यंग थे तो इनका भी दिमाग ज़्यादातर होता था कि हाँ मतलब एक तो होता है ना कि जब वो एज होती है, कहते हैं कि जो मेंस होते हैं ना वो दे गुड एट 40, उनको समझ आनी शुरू होती है 40 के बाद, समझ आनी शुरू होती है। तो उन दिनों ये अपने दोस्ती यारी में बहुत थे, फ्रेंड्स सर्कल में। So तब तक आपकी शादी को कितने साल हो गए थे? तब तक हमारी शादी को आई थिंक 2008 में हुई थी। तो 9 में बेटा हुआ, प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी, 9 10 बस चलती रही थी, लेकिन हम साथ रहना शुरू कर चुके थे। तो फिर उसके बाद हमारा जो यहाँ साथ ही रह रहे हैं तब से प्रॉब्लम चलती जा रही है। एग्जैक्टली लेकिन उस समय वर्स थी, साथ रहते हैं, प्रॉब्लम तो चलती रहती है। वो तो लेकिन वो वर्स सिचुएशन थी, है ना। So, हाँ, तो मतलब आप लोग जैसे जब आपका बेटा आया और आप रह रहे थे, राइट, तो फिर भी प्रॉब्लम चल ही रही थी लाइफ में, राइट, तो फिर क्या हुआ? ऐसा होता है कि अब पता नहीं ये एग्री करे ना करे, पर जैसे होता है कि एक तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी होता है कि नहीं, आप जो कि आज के ज़माने में आप लोगों को समझ आ रहा है कि जब बच्चा होता है तो उस समय ना सिचुएशंस कैसी होती हैं, ठीक है, सिचुएशंस उस समय बहुत वो हो चुकी थी, लेकिन हम लोगों को या कह सकते हैं कि हम लोगों की परवरिश ऐसी होती है, या लेडीज़ को ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। हम लोगों को छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो इनके लिए मैटर नहीं करती है, जैसे कप ऑफ कॉफ़ी, फ्लावर्स हालांकि ये बहुत लगेगा कि ये फैंसी चीज़ें हैं, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके जो छोटे वर्ड्स होते हैं कि आप कैसी हो, आपका दिन कैसा गया था, तुम कैसी हो, तो ये चीज़ें वर्ड्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। हम लोगों को ऐसा होता है कि जो आदमी होते हैं ना, कई जैसे वो उनको लगता है कि यार ये शोशेबाजी है, जैसे मेरे हस्बैंड के वर्ड्स हैं, यार ये दिखावा है शोशे, बट मुझे लगता है कि मुझे दिखावा बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि क्यों नहीं होना चाहिए दिखावा। जब हम दूसरी चीज़ों के लिए दिखावा करते हैं, अपने रिश्तों को लोगों के सामने दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे कपल हैं, तो हम उसको रियल लाइफ में क्यों नहीं दिखावा कर सकते कि तुम कैसी हो। So जब आप I'm just trying to understand. So when your son came here, ठीक है, तब भी आप आराम से साथ रह रहे थे, है ना? नहीं, प्रॉब्लम तो खैर उधर से शुरू हुई थी, लेकिन मैं उसको डिटेल में अब लेकर नहीं जाना चाहती क्योंकि वर्स हो जाएगा। तो क्या होता है कि so मतलब तब आपके डिफरेंसेस और ज्यादा हो गए? हाँ, नहीं एक्चुअली बच्चा होने के बाद प्रेगनेंसी में हुआ था वो सिजेरियन, लेकिन तब वो इंडिया में था, हाँ, है ना? हाँ, तो तब वर्स हो गए, पर तब फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर आई, भैया यहाँ पर आए, तो उसके बाद कैसे हुआ? मतलब उसके बाद फिर वो जो ना चीजें जो जिसे कहते हैं ना कि जैसे रूट होती है वहां से चढ़ती रहती है, फिर वो धीरे धीरे चढ़ चलती रहती है। कई बारी वो ना लाइन चलती रहती है, कई बारी वो चीजें जब चलती रहती है वो आगे चलती रहती है लाइफ में, तो आप उनका सॉल्यूशन नहीं निकलता, हाँ, उनकी मेडिसिन नहीं, एग्जैक्टली उसको ट्रीट नहीं किया जाता, हाँ, सो प्रॉब्लम चलती रही। हाँ, तो कुछ जैसे होता है कि कुछ लोग समझते हैं कि शादी हो गई है, तो जैसे कि उनको होता है कि जैसे अब जैसे मदर है, आपको लगता है जो वाइफ आई है शादी करके, मतलब चाहे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, तो स्टार्टिंग में तो मैं तो सिर्फ इनको जानती थी ना, मैं, और फिर उसके बाद जो लेडी होती है वो 25-26 साल, जो किसी भी एज में शादी होती है, तो जब वो आती है ना शादी करके, तो अब क्योंकि ये तो जाते नहीं है, हस्बैंड तो जाते नहीं, आदमी तो जाते नहीं, तो इनको नहीं पता होता है कि
अगर हम इनको भेज देना अपने मायके कि जाओ वहां पे रहो, तुम सबको अपनाओ, सेम सिचुएशन ये भी फेस करेंगे। या यस, ठीक है ना, तो ये भी सेम सिचुएशन फेस करेंगे जब हम किसी दूसरे घर में, इवन हम किसी गेस्ट एज ए गेस्ट चले जाएं। फॉर एग्जांपल मैं आपके घर आई हूँ, तो अब आपके जो फैमिली है उनका सबका नेचर अलग है, तो आप मुझे इग्नोर करोगे। आपके सभी सारे आदमी एक जैसे, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, कई आउटसाइडर को अपनाते हैं। मैं एक तरीके से आउटसाइडर हूँ ना, जैसे वो शादी करके गई हूँ। अगर मैं इन्हें कहूँ कि तुम चलो मेरे घर में, तुम आओगे रहोगे, तो सारी फैमिली, कुछ लोग इन्हें पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ लोग दिखावा करेंगे। सिमिलरली इनकी फैमिली पर ये मैं इन्हें प्यार करती हूँ, सिमिलरली ये मुझे प्यार करते हैं, बट इनकी फैमिली मुझे कितना प्यार करी मुझे नहीं पता। ठीक है, वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, है ना। उनको टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, आई डोंट नो। इन लॉज को कितना टाइम लगता है, आई डोंट नो। उनकी मेरे बारे में क्या परसेप्शन है मुझे नहीं पता, वो मेरे बारे में इनको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, क्योंकि इनकी माँ बेटी की बात हो रही है या सिस्टर से बात हो रही है, फादर से, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं आई डोंट नो। तो वो सिचुएशन जब ये फ़ोन पे बात करते थे या वो कुछ भी होता था, मेरे ख्याल से जो कई बार सेपरेशंस आते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो 2 जनों की वजह से आते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इसमें पेरेंट्स की इन्फ्लुएंस होती है, पर मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि हमेशा उसमें थर्ड पर्सन होता ही है, होता ही है। चाहे वो कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कजन्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, एनीबडी जो आपको कहेगा यार वो तेरी सुनती नहीं है, यार मैंने तो अपनी मेरी वाइफ तो मेरे जो मैं कहूँ उसी टाइम करती है, मेरी वाइफ तो ऐसे करती है, या मैं तो अपने पति के लिए ऐसे करती हूँ। अच्छा, आपको पता है, और बाद में वो लोग अपनी बीवियों के लिए बर्तन धो रहे होते हैं, वो लोग अपनी बीवियों के लिए जो उनकी वाइफ कहती है कि ये करना है हमने वैसे सब कुछ कर रहे होते हैं। और वही जो बीवियाँ जो कहती हैं कि हम तो अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ करते हैं, और बाद में उनके पति ही उनकी कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरे बंदे को पिक्चर ऐसी दिखाई जाती है ताकि उनमें फूट पड़ जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना चाहे वो दुनिया का कोई भी लड़ाई हो, युद्ध हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, अगर 2 जने टेबल पे बैठे हो, कोई भी वॉर जो होती है ना वो सॉर्ट आउट हो सकती है। लेकिन हमेशा जब ग्रुप बन जाता है ना, वो फिर वॉर्स में खिचड़ी बन जाती है। हाँ, खिचड़ी बन जाती है। और फिर आदमी की कहीं ना कहीं जो पर्सन होता है ना, उसकी ईगो पे आ जाती है कि यार मैं इसके साथ रह रहा हूँ, वाकई में ये बंदा सही कह रहा है, मैं इसके साथ बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं इसको सुन रहा हूँ, मैं इसको क्यों सुन रहा हूँ, इसकी तो कोई हैसियत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली जो आदमी होते हैं ना, भले वो कहें हम तो किसी की सुनते नहीं है, पर वो रिएक्ट नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं साइलेंटली उनके ऊपर इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब हम औरतें बोलती ज़्यादा है, हम लोगों को आदत है कि जो हमारे दिल में ना, हम फटाफट मुंह में बोल देती हैं, हमारी आदत है। लेकिन अगर हमें कोई थर्ड पर्सन बोलता है तो हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि यार ये मेरा घर है, मैं क्यों उसके बारे में सोचूं, ऐसा मैं क्यों करूं अपने घर को खराब। लेकिन आदमियों को कहीं ना कहीं ये होता है कि उसकी बीवी ऐसे रह रही है, मेरी माँ ऐसे रही थी, मेरी बहन ऐसे कर रही है, मेरी माँ ने ये कॉम्प्रोमाइज, हाँ कंपैरिजन, मेरी माँ ने ये कॉम्प्रोमाइजेस किए थे, तो व्हाई कांट शी डू, मेरी बहन ने ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस किए थे, या मेरी जो भी रिलेटिव्स हैं, फैमिली में औरतें हैं, उन्होंने ये। पहली बात, हर पर्सनालिटी डिफरेंट होती है मेरे ख्याल से, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मदर हो, चाहे सिस्टर हो, हर किसी के घर का एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है सॉरी। और हर कोई जो होता है ना, वो कुछ लोग होते हैं उनका जो तरीका होता है बर्दाश्त करने का, टॉलरेंस पावर, वो अलग होती है। उनका मे बी उनका बैकग्राउंड, उनकी परवरिश अलग हुई होती है, हर किसी इंसान की परवरिश अलग हुई होती है। तो या तो ये कहें कि मैं बचपन से बहुत, जब मैं इनको मिली थी तो मैं बहुत शांत थी, ऐसा भी नहीं था, है ना कि मैंने शादी के बाद बोलना शुरू कर दिया, मैंने शादी के बाद अपने ऐसे मैं शादी के बाद चुप रहती थी। मैं दूरदर्शन पे एंकरिंग करती थी। अच्छा, ओके, सो what I want to ask is कि मैं आपकी जर्नी समझने की कोशिश कर रही हूँ, यू नो, जो कंफ्यूजिंग हो रही है इस वक्त, ठीक है। तो जब आपकी शादी हुई, आपके उसके बाद आपका सेपरेशन कब हुआ? देखिए, उसके बाद फिर हम रीयूनाइट हुए, और 2009 में, हाँ, फिर 2009 में हम यहाँ पे एक साथ हुए, ठीक है। 2011 10 के एंड में या 11 में बेटा आ गया था। 12 में जैसे मेरे पेरेंट्स आए, फिर से प्रॉब्लम्स आ गई, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर उसके बाद फिर हम अलग हो गए, मैंने अपना बेटा वापस इंडिया भेज दिया और मैं अलग हो गई। ओके। तो फिर क्या हुआ कि इनके पेरेंट्स भी आ गए। तो जब आपने बेटा वापस भेजा, सो भैया, डिडंट यू हैड एनी प्रॉब्लम्स फॉर द चाइल्ड टू गो बैक?
आपको होती है बंदे को, क्यों नहीं हाँ। होती वो बताता नहीं किसी को। तो फिर आप मतलब ओके सो बट यू म्यूचुअली मैं एग्रीड हाँ। कि बेटे को भेज दें। नहीं, मैंने खुद ने डिसीजन लिया था, अच्छा, क्योंकि हम अलग हो चुके थे। अच्छा फिर दोबारा अलग हो गए थे। ओके ओके 2013 में 13 में ओके फिर फिर कितने इंडिया चली टाइम गई ओके और फिर मैं अकेला रह गया यहाँ पे। हाँ जी तो नहीं, 2012 में 13 में, उससे पहले दक्ष को भेज दिया था हमने, ठीक है। हाँ 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 हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स आए थे, देखा तुम्हारी याददाश्त कितनी कमजोर है इन चीजों में, बाकी चीजों में नहीं कमजोर। पहले में भेज दिया था इसने, तो फिर ये लग रहती थी यहीं पे ऑस्ट्रेलिया में लग रहता था। फिर मेरे पेरेंट्स आए थे तो फिर नहीं, तब भी मैं अलग ही रह रही थी। लग रही थी, तो फिर वो चले गए। फिर बाद में हमने पैकअप कर लिया दोबारा। कितने टाइम बाद 6 महीने बाद, शायद 6-7 महीने के बाद कर लिया। ओके फिर मैंने कहा अगर इकट्ठे रहना फिर बच्चे को फिर वापस लाना पड़ेगा। ओके फिर से, और मैंने ये सिर्फ ये नहीं कहते थे, इनफैक्ट मैं भी, साथ रहना तो बच्चा लाना। अच्छा, मैं भी ऐसे ही कहती थी, क्योंकि मैं भी अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। इसको फिर दोबारा भेजा, फिर ये गई लेने उसको। एक्चुअली मैं कंसीव कर गई थी, अच्छा तो अब मैंने कहा कि तब ये गए थे, मैं नहीं गई थी यहाँ पे। देखा इनकी याददाश्त का ये हालत होती है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, फिर हमने मतलब कि सोचा कि ठीक है, हमने बेबी प्लान किया, सेकंड बेबी। तो मैंने इनको कहा कि मतलब कि मुझे अपनी फैमिली साथ में चाहिए। अगर फिर से हम एक हो गए हैं तो हमारा बच्चा क्यों बाहर है ना, वो भी हमारे साथ आना चाहिए। तो फिर से ये गए। फिर आपका बेटा उस वक्त कितने साल का उस समय वो 4.5-4 साल का होएगा मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली। तो ये गए। तो फिर क्या हुआ कि 2013 की बात है, दक्ष आ गया था हमारे पास। फिर मतलब कि मेरी 4 मंथ्स प्रेगनेंसी थी और फिर मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो वो काफ़ी सैड सिचुएशन थी। एक्चुअली क्या है ना कि जब हमारे मेरा मिसकैरेज हुआ था अगेन, वो अब ये चीज़ें फिर से वही बात है कि समझ नहीं आएंगी आदमियों को कि औरत को डिप्रेशन होता है। तो हम लोगों में फिर से वही प्रॉब्लम है। तो फिर मुझे ये लगा कि यार मैं पैसे का क्या करूँगी या ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंसी का क्या करूँगी, इफ़ आई एम नॉट हैप्पी, इफ़ आई एम नॉट सेटिस्फाइड हेयर, है ना। और हमेशा तेरे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा, ये वगैरह चलता रहेगा। मतलब कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मेरे पास पैसा हो, मेरे पास एक अच्छी रेजिडेंसी और अच्छा घर, जगह, अगर उसमें पीस ऑफ माइंड ही नहीं है, अगर हमारी रिलेशनशिप हमेशा उसमें प्रॉब्लम्स है, टॉक्सिक है, और मेरी लैंग्वेज ख़राब हो रही है, और मतलब मेरे बच्चे पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। मैं जो हूँ, मुझे अपनी आइडेंटिटी ख़राब नहीं करनी है, अपनी लैंग्वेज ख़राब नहीं करनी है, और वो चीज़ें मुझे अपने बच्चे को भी नहीं देनी है। तो मुझे लगा कि मैं नहीं रह सकती ऑस्ट्रेलिया में। और दूसरा भी रीज़न ये भी था कि मैं अगर जॉब करती हूँ तो मुझे अपना बच्चा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर छोड़ती हूँ तो जितना मैं कमाऊँगी उससे ज़्यादा तो मेरा चाइल्ड केयर में चला जाएगा। कोई ऐसे सपोर्ट भी नहीं थी फाइनेंशियल्स। तो मैं उतनी लड़ाइयाँ करना नहीं चाहती थी। मुझे लगा कि ओके, मुझे कोई मतलब नहीं है ऑस्ट्रेलिया से, मुझे अपनी शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड, कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जो मैं हूँ मैं उसको ख़राब नहीं कर सकती अपनी आइडेंटिटी को। और पर्सनालिटी मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आउटलुक, पर्सनालिटी हमारी इनर पर्सनालिटी भी है। वो चीज़ मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हम जो पढ़े हैं वो आर्मी स्कूल्स में पढ़े हैं, और उसमें क्या है कि हमारी जो सोसाइटी थी, और हम लोग बहुत ही अगर आप मिले होंगे आर्मी के लोगों से, वो बहुत सोशलाइज होते हैं और बहुत ही मिलनसार होते हैं, क्योंकि हम लोगों की गेट टुगेदर्स बहुत होती थी। तो हम लोगों के जो स्कूल्स वाले, या हम लोगों के स्कूल में बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ में भी ऐसे होता था, और बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात करना भी। मैं रिसेंटली चंडीगढ़ में एक अपने फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन भी करके आई थी, तो इन्होंने भी देखा, लोग मतलब सब लोग बहुत एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो मेरे अपने पेरेंट्स हों, मम्मी पापा, बेटा, और चाहे मेरे हस्बैंड हो। अगर मुझे मेरी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही ना, तो मैंने वहाँ पे नहीं रह सकती। So that's when you went back. हाँ, फिर मैं इंडिया चले गई थी। फिर और इन्होंने जो था, इन्होंने अपना स्टेटस चेंज कर लिया कि ये स्टूडेंट हमारे में ऐसा था कि अब तो 100% डिवोर्स ही है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं थे, हम लोग कांटेक्ट में रहते थे।
व्हाट्सएप पे हाँ, मतलब ऐसे थोड़ी बहुत बात चलती रहती थी, कोई बहुत हेल्दी भी नहीं, लेकिन जस्ट ऐसे कभी कभी बात कर लेते थे। और ये भी इन्होंने ये अपनी स्टोरी खुद बताएंगे। हाँ, आप अपनी स्टोरी खुद बताइए। सो भैया बता रहे थे कि दैट कि आपने स्टूडेंट वीज़ा कर लिया था और फिर इंडिया में प्रोसेस चल रहा था डिवोर्स का, राइट? इंडिया में हाँ divorce जी। चल रहा था। तो 2 साल आपके यहाँ निकल गए थे। वहाँ तारीख पे तारीख पड़ी जा रही थी और कुछ नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि चलो नहीं यार पैसे कर लेना। एक्चुअली तारीख पे तारीख नहीं, उसमें हमारी बहुत सारी फैमिलीज के वो भी होते हैं ना। इंडिया में जब होता है ना आपका डिवोर्स, तो उससे पहले वो लोग वो वहाँ पे है विमेन, क्या कहते हैं, विमेन सेल, उसमें जाता होता है केस। तो हाँ, तो वो मतलब कि उसमें भी बहुत सारी पैचअप करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार डिक्लाइन किया, मतलब इनकी फैमिली में भी कि हमने नहीं करना, हम नहीं कर सकते। तो फिर हमने फिर केस लगा दिया कि हाँ ठीक है, फिर केस करते हैं। तो सिचुएशन ये थी कि मैं अपना फिर चैनल का काम शुरू कर चुकी थी और इवेंट्स का काम, और ये तो वहाँ पे केस कुछ लगा के ऑस्ट्रेलिया वापस आ गए। और मेरे पास मेरा बेटा था, तो ये था कि 4 केसेस इन्होंने मुझ पे कर रखे थे, 4 केसेस मैंने इन पे कर रखे थे, क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का न्यूज़पेपर था, स्पेशल न्यूज़, और अभी मेरा ब्रदर चला रहा है इंडिया में। तो 4 केसेस लोगों ने, लोकल जो लोग थे, उन्होंने मुझ पे भी कर रखे थे। अच्छा। तो सिचुएशन ऐसी थी कि उन दिनों मतलब कोर्ट कचहरी और पुलिस के साथ भी मेरी बहुत लड़ाई होती रहती, क्योंकि हम मीडिया पर्सन हैं। तो हम लोगों की भलाई के लिए भी जैसे सोशल वर्क होता है, तो लोग हमें अप्रोच करते थे। अब प्रॉब्लम है ना, तो ये होता था कि जैसे अब लोगों को नहीं पता ना कि मेरी क्या सिचुएशन है, मैं कहाँ पे हूँ, मेरी हस्बैंड के साथ ऐसी सिचुएशन चल रही है। तो कुछ लेडीज, लड़कियां जो बेचारी उस समय वो मेरे पास आती थी कि आप मेरे घर में ऐसे हो गया, मुझे हो गया, तो मुझे उनके लिए भी जाना होता था कि अच्छा ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो पुलिस स्टेशन जाना होता था, तो वहाँ पे जो पुलिस वाले पर्सन थे, ऑफिसर्स थे, उनके साथ भी मेरी लड़ाइयाँ चल रही थी। जो वहाँ पे वो थे, क्या कहते हैं, कौन सा होता है, डीजीपी एंड जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ उन्होंने भी अलग से मुझे टारगेट कर लिया था, क्योंकि न्यूज़ में उनकी भी न्यूज़ लगती थी कि पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, लोकल लोग जो औरतें हैं वो ऐसे परेशान हैं, या जो भी, उन्होंने भी मुझे टारगेट कर लिया हुआ था। और एक लोकल वहाँ का एडवोकेट था, उसने फर्जी केसेस मुझ पे डलवाने शुरू कर दिए। बेसिकली आप हर तरीके से, हाँ, मतलब फैमिली लाइफ एंड वो सोशल लाइफ, वर्क लाइफ, हर तरीके से आप जूझ हाँ, रही मतलब थी। कि आप सोचिए कि 4 केस इनके, 4 केस उन लोगों के, और पुलिस वालों के अलग। और एक पुलिस वाला तो मेरे कुंडली में ऐसा आ गया था कि वो कपूरथला में था, मैंने अपना ऑफिस जलंधर बनाया, तो उसकी ट्रांसफर जलंधर भी हो गई। और मुझे जाना होता था काम के लिए, मिलना होता था। तो जो मेरा एक असिस्टेंट था, कहता मैडम ये आपकी कुंडली में कुछ ज़्यादा नहीं बैठ गया। मैंने कहा हाँ, मतलब कि मैं जिधर भी जा रही हूँ यार, ये उधर ही आ रहा है, मेरे तो काम ही बहुत खराब हो रहे हैं। सो जब आप वापस चले, फिर आप लोगों ने सोचा कि लेट्स पैच अप। सो डिड यू कॉन्टैक्टेड हर टू पैच अप, या इन्होंने आपको कांटेक्ट किया, मतलब सिग्नल्स दिए, हम लोग ग्रीन सिग्नल्स? ये तो मुझे ब्लॉक कर चुके थे। अच्छा। बट एक सिचुएशन है, मैंने भी इन्हें ब्लॉक कर दिया था, फिर इन्होंने पहले, फिर मैंने फिर से दोबारा से कर दिया, इन्होंने फिर मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ये यूएस चले गए, यूएस भी गए इस मीनवाइल। सो आपकी पीआर आ गई थी तब तक? नहीं, हम लोग की पीआर का स्टेटस का पीआर नहीं आई थी, आप स्टूडेंट वीजा पे थे यहाँ पे। ओके। तो उसके बाद क्या हुआ था कि भैया, आप जैसे बता रहे थे कि 2 साल बाद, मतलब जैसे फिर आपने पैचअप करने का सोचा, राइट? तो ਹਲੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ मैं शायद पैचअप कर लेना चाहिए ना, इकੱਲੇ रहना औखा हुआ। सो किसने पहले ग्रीन सिग्नल दिया था? मैं ही देता। आपने दिया था, ओके। फिर थैंक यू बोलने के फिर कितना वक्त लगा आप दोनों को वापस से एक आने में? सो डिड यू कॉन्टैक्टेड हर या उनकी फैमिली? मैं वीजा लगवाया दोबारा, नहीं, बट ये मानी कैसे, आपने कन्विंस कैसे किया इनको? मतलब मैं कन्विंस की बच्चे दे करके होना पैंदा ना एक दूसरे ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, तो फोन पे ही लगे रहे समझाने में? ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, है ना। तो फिर पैचअप हो गया, फिर मैं दोबारा लेने गया, फिर मैं लेके आया दोबारा। अच्छा, फिर आप लेके आए खुद से? अरे वाह, वेरी गुड।
हाँ, तो फिर इसके फिर उसके बाद सही चल रहा है, थोड़ी मोटी होती रहती है। वो तो मुझे ये जानना है कि जब आप लोग एक रिश्ते में भी थे, राइट, तो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हर तरीके से होती हैं, राइट। हम दो अलग अलग जने होते हैं और हम एक घर बसाने की कोशिश करते हैं, राइट, और उस घर को चलाने के चक्कर में हम दोनों को बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है और कई जगह हम एक लाइन पे नहीं आ पाते, है ना। तो उस ड्यूरेशन में मतलब आपका रिलेशनशिप मतलब जो वर्स हो गया था, राइट, और फिर जब आप दोनों का डिवोर्स का प्रोसीजर चल रहा था, उस वक्त आप दोनों को कैसी फीलिंग आ रही थी? मतलब गुस्सा भी आ रहा होगा एक दूसरे के ऊपर, राइट, पर उसी के साथ इतना क्या हुआ कि कितने साल तक आप अलग रहे टोटल? 3 साल, राइट। तो 3 साल में क्या क्या आपने देखा और क्या क्या आपने देखा इन टर्म्स ऑफ इमोशनल मेंटल कि आपको लगा कि नहीं हमें वापस आना चाहिए? तुम बोलो। मैं की बोला मतलब मेरे दिल की बात, you know? ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਰਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨਾਇਆ ਮਨਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਗੇ ਪੁੰਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੀ, फिर वापस आ जाना नहीं चाहिए। नहीं I need to correct it। हाँ, फिर उसके बाद मैंने इनका वीज़ा अप्लाई किया, फिर वीज़ा लग गया, फिर अब आ गए, अब ये जाना नहीं चाहते। So मैं जाना चाहता हूँ फिर भी ये नहीं तो जाना चाहते। आपने जब इनको कांटेक्ट किया, वो आपने कई बार इंसान जब बच्चा बीच में आता है तो इंसान बच्चे के कारण एडजस्ट करता है, तो आपने बच्चे के कारण एडजस्ट किया या इनके कारण एडजस्ट किया? दोनों के कारण एडजस्ट किया, ओके। पर लेकिन जब वो उस दौरान में आपके यार दोस्त भी होंगे, ठीक है, जो ये भी बोलते होंगे कि भाई वाह सही किया तूने अलग होके, राइट, और कुछ समझाने वाले भी होंगे, तो ऐसा हुआ आपके साथ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੋ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਚਅਪ ਕਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਚਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਅਨਦਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਨਾ। हाँ एग्जैक्ट। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਪੈਚਅਪ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪੈਚਅਪ। तो कोई दिन बिल्कुल काला दिन भी गया होगा कि जब बिल्कुल लगे कि जिंदगी क्या हो गई? ਜਦੋਂ ਦੀ ਗਈ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ। और ਜਦ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਘਰੇ ਤੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੀਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। तो तब आप ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਏ। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं कुछ एडजस्टमेंट शादी में ही कर लेता कि आज का दिन नहीं आता? ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਲ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। फ्रस्ट्रेशंस नहीं, ओके। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤੇ थोड़ा बहुता फैमिली करके भी हुई है इधर हुई। पर कभी आपकी जो मैन कहते हैं ना हमारे में इंडियन मैन ईगो, वो ईगो भी कहीं थी? ਈਗੋ ਤਾਂ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਈਗੋ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਚਲਾਈਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੰਮ। पर कई जगह लेकिन आपने ईगो भी, आप वो जो ईगो होती है और जो समाज होता है, फैमिली ਲਈ ਕਦੀ ਮੈਨੇ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ओके। ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਈਗੋ, ਬਾਹਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। तो आपको लगता है कि आप दोनों की जो ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝ ਜੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। तो जब जैसे अकेले भी रहे होगे यहाँ पे, लोगों को अपनी फैमिलीज के साथ देखते होगे, ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਊਗੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਚਅਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे ये पूछना है कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ, राइट,
उसमें आपको क्या लगता है, इज़ इट ओनली बिकॉज कि आप दोनों के कारण था, कि आप दोनों में प्रॉब्लम्स थी, या इज़ इट बिकॉज ऑफ एनी XYZ किसी भी थर्ड पार्टी, चाहे फैमिली फ्रेंड्स या चाहे कुछ भी हो, मेन रीजंस वो थे, ना कि तुम ऐसी हो या मैं ऐसा हूँ, राइट, उसके कारण थे। तो अब जब आप लोग ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। तो आपको लगता है कि आप दोनों ने, राइट, आप दोनों ने अपना, अगर हम बच्चे का देखें, आपने अपने बच्चे को छोड़ा, फिर आप दोनों आए, फिर छोड़ा, फिर आप आए, उसमें आपका बच्चा कितने टाइम सफ़र किया, राइट। तो जब ये जर्नी होती है तो उसमें हम ऐसा क्यों नहीं हम अपने बच्चा, अपनी फैमिली के बारे में क्यों नहीं सोच पाते, हम क्यों हमेशा थर्ड पार्टी के कारण हम उस थर्ड पार्टी को साइड, ऑफ कोर्स चाहे फैमिली हो, सपोज फैमिली भी है, हम फैमिली को भी एक लिमिट तक एक साइड में क्यों नहीं रखते, जस्ट जब आपके बच्चे, बीवी या उसकी बात आती है तो। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ